क्या उठाना है? ये कितना खूबसूरत है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा डैडी। कभी कभार कुछ चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो जाती हैं और यही चीज उसकी यूनिक खासियत भी बन जाती है। भले ही मॉर्बियस मूवी के अंदर ढेर सारे प्लॉट होल्स, वियर्ड एक्टिंग चॉइसेस या वीक स्टोरी हो, लेकिन लोगों के बीच में पहुंचने तक ये मूवी यादगार बन चुकी है। एंड ऑफ कोर्स हर यादगार मूवी के यादगार बनने के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं एंड डेफिनेटली बहुत सारी कहानियां तो इस मूवी के पीछे भी हैं, जिन्हें जानने के लिए हमारे सब्सक्राइबर्स ने इस टॉपिक को कमेंट्स में हमें कई बार सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मॉर्बियस मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमको पता चलने वाला है कि मॉर्बियस हमें कब और कहां पहले दिखने वाला था, कैसे किया था जैरेड लेटो ने इस मूवी के प्रोडक्शन की नाक में दम, जानेंगे इस मूवी का किस एनिमे के किस एलिमेंट से इंस्पिरेशन लिया गया है, क्यों हटाए गए थे इस मूवी से वल्चर और स्पाइडरमैन की कई सारे ओरिजिनल रेफरेंसेस, जानेंगे इस मूवी के इंटरनेट पर इसके मीम्स के योगदान के, और फाइनली जानेंगे कि क्या मॉर्बियस 2 आ रही है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इनिशियली मार्वल का माइकल मॉर्बियस हमें और भी बहुत पहले दिखने वाला था, जहां पर एक्चुअली 1998 की वेस्ली स्नैप्स की ब्लेड मूवी के अंदर मॉर्बियस का एक लाइव एक्शन कैमियो होता, जिसे इसके डायरेक्टर स्टीफन नॉरिंगटन प्ले करते और इसका एक बहुत बड़ा पार्ट इसकी सीक्वल मूवी में देखने को मिलता। लेकिन इस मूवी के बाद स्पाइडरमैन के साथ इसके राइट्स को सोनी पिक्चर्स ने खरीद लिया, लेकिन सोनी ने भी मॉर्बियस का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं किया था। फाइनली वेनम मूवी के रिलीज होने के बाद उसकी एक सेपरेट यूनिवर्स बनाई गई, जहां पर मॉर्बियस को इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया गया। इसके अलावा भी डायरेक्टर जॉन वॉट्स मॉर्बियस की अपनी मूवी आने से पहले वो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के अंदर ब्लेड और मॉर्बियस को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, लेकिन फाइनली सन 2018 तक बर्क शार्पलेस और मैट साजमा ने इसकी स्क्रिप्ट को सोनी पिक्चर्स को 2018 में सबमिट किया और यहीं से इस मूवी की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। जैरेड लेटो की इस मूवी से जुड़ने की एक ही बहुत बड़ी शर्त थी कि जब तक ये मूवी अच्छे डायरेक्शन में नहीं बनेगी, वो इस मूवी में नहीं काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने पर्सनली कई सारे डायरेक्टर से खुद ही मुलाकात की थी और फाइनली इस मूवी के डायरेक्टर डैनियल एस्पिनोजा से उन्होंने अपने बैंड 30 सेकंड टू मार्स की जर्मनी टूर के दौरान मुलाकात की थी। इस मूवी के लिए मॉर्बियस के वैम्पायरिक ट्रांसफॉर्मेशंस को CGI के थ्रू दिखाया गया है, जो पहले बेसिकली मेकअप और प्रोस्थेटिक्स के थ्रू होने वाला था, लेकिन यहाँ पर जैरेड लेटो ने अपनी तरफ से प्रोडक्शन को इंसिस्ट किया वैम्पायर लुक्स के लिए यहाँ पर CGI अप्रोच अपनाने के लिए, जिसने प्रोडक्शन के दौरान टाइम भी बचाया और उन्हें बहुत ज्यादा फ्रीडम भी दी। जैरेड लेटो ने इस बात को क्लेम किया है कि यहाँ पर उन्हें अपने मेथड अप्रोच को अपनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि माइकल मॉर्बियस का कैरेक्टर उनके रियल लाइफ कैरेक्टर से बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन बिहाइंड द सीन कहानी तो कुछ और ही थी, जहां पर जैरेड लेटो ने ऑफ कैमरा भी अपने कैरेक्टर को जीना शुरू कर दिया और वो वॉकिंग के लिए हर जगह पर क्रचेस का इस्तेमाल करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हील चेयर्स का इस्तेमाल करते थे, जो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। और उन्होंने नाक में तो तब दम कर दिया जब वो 45 मिनट के बाथरूम ब्रेक्स लिया करते थे, लेकिन फिर भी ये उनके सुसाइड स्क्वाड के मेथड अप्रोच जितना एक्सट्रीम तो नहीं था। अब बाथरूम में 45 मिनट बैठ के समय काटने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैरेड लेटो ने इस दौरान मॉर्बियस की कई सारी स्टोरी लाइंस और कॉमिक बुक्स को एक्सप्लोर किया करते थे, जो ऑफ कोर्स इस कैरेक्टर की एक्टिंग के दौरान उन्हें बहुत काम आता होगा, लेकिन ये कुछ एग्जाम के टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करने जैसा साउंड करता है। एक सुपर हीरो कॉमिक बुक कैरेक्टर पर मूवी बनाने का आइडिया कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स उसके सोर्स मटेरियल यानी कॉमिक बुक से, लेकिन यहाँ पर ये मूवी एक एक्सेप्शन साबित हुई है, जिसमें इस मूवी के डायरेक्टर डैनियल एस्पिनोजा ने मॉर्बियस के पर्पल ट्रेज को छोड़ने वाले एट्रीब्यूट को एक्चुअली पोकेमॉन से उठाया है, क्योंकि एक्चुअली वो सीरीज के बहुत बड़े फैन हैं, जिसे देखने की आदत उन्हें अपनी बेटी के साथ इस शो को एंजॉय करने के दौरान लगी थी। इस मूवी के अंदर पहले जेके सिमंस की जे जोना जेमसन का भी एक्चुअल कैमियो होने वाला था, जिसके लिए यहाँ पर जेके सिमंस के जे जोना जेमसन के कई सारे सीन्स को फिल्म भी किया गया था, लेकिन फाइनल थिएट्रिकल कट से उनके सीन को हटा दिया गया। इनके साथ साथ हमें यहाँ पर कार्नेज भी दिखने वाला था, जिस पर मॉर्बियस एक्चुअली स्टडी कर रहा होता और वो उसके वन ऑफ द प्रिजनर्स में से एक होता, और ये बेसिकली वेनम मूवीज
और इस मूवी के कनेक्शन को सॉलिडिफाई करता, लेकिन यहाँ पर इसे हटा दिया गया। खाली यही दोनों सीन्स नहीं थे जिन्हें इस मूवी से हटाया गया। इस मूवी के ट्रेलर के दौरान एमसीयू के स्पाइडरमैन के कई सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस को टीज किया गया था, जिसके बारे में सरप्राइजिंगली फिल्म के डायरेक्टर डैनियल एस्पिनोजा को नहीं मालूम था। एक्चुअली सोनी इस मूवी को वेनम के यूनिवर्स में डेवलप कर रही थी और यहाँ पर ये बेसिकली एक पॉकेट यूनिवर्स होता, जिसके अंदर आराम से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू से क्रॉसओवर कर पाता। यही कारण है कि इस मूवी के अंदर माइकल कीटन के वल्चर के बहुत सारे सीन्स थे और वो इस मूवी के अंदर अपीयर हुआ था। लेकिन ऑफ कोर्स बीच में चालू हो गया कोरोना वायरस पैंडेमिक और प्रोडक्शन में हॉल्ट के कारण इस मूवी की रिलीज में डिले होने लगा। लेकिन फाइनली जब सोनी ने स्पाइडरमैन नो वे होम के प्लॉट को क्लियर किया तो यहाँ पर उन्हें एक बहाना मिला इस यूनिवर्स का एक्चुअल सेंस बनाने का, जिसके चलते यहाँ पर रीशूट्स का इस्तेमाल किया गया और फरवरी 2020 में माइकल कीटन के कई सारे सीन्स को हटाया गया और स्पाइडरमैन नो वे होम के यूनिवर्स हॉपिंग वाले लॉजिक का इस्तेमाल करके माइकल कीटन को इस मूवी के अंदर अपीयर कराया गया। मैट स्मिथ जिन्होंने इस मूवी के अंदर लूशियन का रोल प्ले किया था, वो एक्चुअली इस मूवी के अंदर अपीयर नहीं होना चाहते थे, क्योंकि शुरू से ही उन्हें अपने कैरेक्टर का कोई भी सेंस समझ में नहीं आ रहा था और वो इस मूवी के स्क्रिप्ट से उतना इम्प्रेस नहीं थे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हू सीरीज के अंदर उनकी को स्टार कैरन गिलियन, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नेबुला का रोल प्ले करती हैं, उनकी कन्विंसिंग और डायरेक्टर डैनियल एस्पिनोजा के जुड़ने के बाद वो इस मूवी के अंदर लूशियन / माइलो का रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गए। हमने सोनी के अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स का वैम्पायर तो देख लिया, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें ब्लेड के रूप में भी एक वैम्पायर दिखने वाला है। लेकिन शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि मॉर्बियस एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर पहले ब्लेड की पावर्स के लिए ही जिम्मेदार था और इससे पहले ब्लेड के पास सारी की सारी सुपर वैम्पायर एबिलिटीज तो थी, लेकिन बिना किसी वैम्पायरिक कमजोरी के। जहां पर पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के इशू नंबर 8 में ब्लेड को यहां पर मॉर्बियस को हंट करते हुए दिखाया गया था और इसी दौरान मॉर्बियस एक्चुअली ब्लेड को काट लेता है, जिसके बाद से ही ब्लेड के वैम्पायर हंटर के इशू नंबर 1 से ही मॉर्बियस को उसकी पावर के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। लेकिन ब्लेड मूवीज की पॉपुलैरिटी के कारण 2006 में इस चीज को फिक्स किया गया और ब्लेड की पावर को उसके ओरिजिन से जोड़ा गया। बात करें इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की फिल्मिंग वर्किंग टाइटल प्लाज्मा के साथ लंदन में हुई थी, जहां पर न्यूयॉर्क के बहुत सारे लोकेशंस को मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में शूट किया गया था, जिसके चलते यहां पर फेक साइंस और लाइसेंस प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया था। अगर आपने इस फिल्म को देखा है या इसके बारे में सुना है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन इंटरनेट पर मौजूद कई सारे मीम्स भी हैं, जो इसके लैकलस्टर क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से जनरेट हुए थे, जिसने बेसिकली व्यूअर्स के बीच में एक हेट वॉच फिनोमिना को क्रिएट किया, जहां पर एक्चुअली #MorbiusSweep ट्विटर पर भी ट्रेंड हुआ, जिस पर लोगों ने अपनी तरह तरह की वियर्ड, आयरॉनिक और फनी रिएक्शंस दिए, जिसने बेसिकली इस मूवी को वीडियो ऑन डिमांड में पॉपुलर कर दिया और बेसिकली फेक कैच फ्रेज इट्स मॉर्बिन टाइम लोगों के बीच में अब तक ट्रेंड कर रहा है। और इन्हीं सब को देखते हुए सोनी को यहाँ पर हाइप ट्रेन पर चढ़ने का इंस्पिरेशन मिला और उन्होंने 1000 थिएटर्स में 3 जून को इस मूवी को री रिलीज करने को अनाउंस किया। एंड गेस व्हाट, मूवी दूसरी बार भी फ्लॉप हुई। अब बात करते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की, जहां पर इस मूवी को एक्चुअली 75 से 83 मिलियन डॉलर्स के बजट पर बनाया गया था, जिस पर इसने 8 जून 2022 तक ही यूएस में 73 मिलियन डॉलर्स कमाए और टोटल 163 मिलियन डॉलर्स के बावजूद भी ये मूवी एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई है। जहां पर 3 जून 2022 को इसे 1000 थिएटर में रिलीज तो किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसने सिर्फ और सिर्फ $3 लाख का ही बिजनेस किया था। और क्रिटिकल परफॉर्मेंस की तो बात फिलहाल छोड़ ही देते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के फ्यूचर के बारे में, जिस पर इस मूवी के लीड जैरेड लेटो ने खुद भी बहुत मजे लिए, जहां पर उन्होंने एक फेक 19 सेकंड की वीडियो पोस्ट की है, जिस पर वो मॉर्बियस के सेकंड पार्ट इट्स मॉर्बिन टाइम को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जोक, यहाँ पर जैरेड लेटो ये बात मानते हैं कि उनका फ्यूचर आने वाले समय में महार्शल अली के ब्लेड के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स नो वे होम से मल्टीवर्स एस्टैब्लिश हो चुका है और साथ ही साथ वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन और वेनम के अलॉन्ग साइड भी दिखना चाहते हैं। अब बस यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार मॉर्बियस को थोड़ा और ढंग से प्रेजेंट किया जाए। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मॉर्बियस मूवी फैक्ट्स। एंड यस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पहली मार्वल की मूवी थी
जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन इस मूवी के बिहाइंड द सीन स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किए जाए। और कम से कम अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट्स मालूम हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।